हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंशुमान सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है सेंटर ऑफ मास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जेई के लहजे से, नीट के लहजे से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के लहजे से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर। तो इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि जैसे ये स्टोन है, स्टोन को एक के ऊपर एक रखा गया, एक के ऊपर एक रखा गया, एक के ऊपर एक रखा गया। इसी तरह इस पेंसिल को आप देख रहे हैं, पेंसिल के ऊपर दो पेंसिल को आराम से टिकाया गया है, टिकाया गया है। तो कैसे टिकाया जा रहा है? जैसे मतलब सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास के लिए मतलब बेसिकली किस लिए यूज करते हैं? तो कभी कभी इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की हम सेंटर ऑफ मास पता करते हैं कि मतलब सेंटर ऑफ मास पता हो तो हम उसमें स्टेबिलिटी ला सकते हैं और इक्विलिब्रियम ला सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए तीन पेंसिल है, ये क्या है? एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में आराम से वो टिके हुए। इसी तरह एक पत्थर देखिए, इस पत्थर को क्या किया? बैलेंस किया। वैसे ध्यान से देखिए तो पत्थर बहुत अनइवन साइज एंड शेप का, लेकिन फिर भी क्या है? बैलेंस से गिर नहीं रहा है। क्यों गिर नहीं रहा है? क्योंकि इनका सेंटर ऑफ मास जो है एक लाइन में है, एक लाइन में इनका सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ लाइन क्या है? एक लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में। इसी कारण ये क्या कर रहा है? गिर नहीं रहा है। ठीक है, और जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, ये मेरे हाथ में पेन है और इसको देखिए मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए बैलेंस हो रहा है, इस पे ये बैलेंस हो रहा है। और लेकिन अभी क्यों बैलेंस हो जा रहा है? क्योंकि मैंने क्या किया कि जो फाइनल फोर्स लगाया, जैसे यहाँ फोर्स लगाया मैंने, ये ध्यान देखिए, फोर्स लगाया तो कहाँ लगाया? इसके सेंटर ऑफ मास पे मैंने एक फोर्स लगाया। कौन सा फोर्स? होल्डिंग फोर्स या लिफ्टिंग फोर्स मैंने कहा लगाया, इसका सेंटर ऑफ मास पे लगाया, जिसके कारण क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अगर वही चीज अगर मैं इधर कर रहा हूँ, इसके साइड में कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास पे नहीं कर रहा हूँ, तो बार बार नीचे गिर जाने की कोशिश कर रहा है, बार बार नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? तो सेंटर ऑफ मास क्या है? चीजों को बैलेंस करने में और इक्विलिब्रियम लाने, स्टेबिलिटी लाने में मदद करता है। ये एग्जांपल आप डेली लाइफ में देख चुके होंगे कि ऐसी सारी चीजें लोग करते रहते हैं और इसमें कोई नहीं, इसमें कोई साइंस नहीं लगता। उस टाइम लगता है कि अरे यार ये तो हो जा रहा है, मतलब ये जादू है या हम दिमाग लगा रहे हैं, कुछ इसको ऐसे ऐसे बैलेंस कर दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का हम साइंस नहीं जानते कि एक्चुअली में हो कैसे रहा है ये। तो इसमें होता यही है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है? बैलेंस होता है। सेंटर ऑफ मास को क्या कर रहे थे? एक लाइन में करते, जिसके कारण क्या होता है? इक्विलिब्रियम पे आ जाता है, स्टेबिलिटी में आ जाती है। ठीक है, और ये वो बंदा भी कर लेता है जिसको पास साइंस की नॉलेज नहीं है, बेसिक दिमाग लगा के कर लेता है इसको। ठीक है, तो अभी तक हमने पिछले स्लाइड में देखा कि कैसे चीजें बैलेंस हो रही हैं, कैसे चीजें बैलेंस हो रही हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं कि लेकिन सेंटर ऑफ मास है क्या? क्योंकि हमने बोला कि हम सारे सेंटर ऑफ मास को मतलब सारे 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 ऑब्जेक्ट उसके सबके सेंटर ऑफ मास को हम एक लाइन में कर दें तो चीजें क्या होगी? बैलेंस होगी। ठीक है, लेकिन सेंटर ऑफ मास है क्या? सेंटर ऑफ मास है क्या? नाम से ही क्लियर है, सेंटर ऑफ मास, मास का सेंटर। मास का क्या? सेंटर, हिंदी में मास का सेंटर। अच्छा, तो इसमें डेफिनेशन में क्या लिखा है कि सेंटर ऑफ मास इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन द फिजिक्स दैट रिप्रेजेंट द एवरेज पोजीशन ऑफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम ऑफ द ऑब्जेक्ट। एवरेज पोजीशन ऑफ द मास। ठीक है, it is the point within or outside an object where you can treat the entire mass as it were concentrated as a single point, as concentrated as a single point। तो यानी कि इसमें बहुत चीजें कही है, समझते हैं। इसमें क्या किया कि जैसे मान लीजिए कि एक एक्सिस है, मतलब सेंटर ऑफ मास पता करना है तो कहीं एक रेफरेंस एक्सिस होना चाहिए। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? बहुत सारे मास है। एक मास m1 है, ये पॉइंट मास को रिप्रेजेंट करें। ये मास m3 है, ये मास क्या है? m4 है। ठीक है, अच्छा, ऊपर के डिफिनेशन में क्या बोला कि एवरेज पोजीशन ऑफ द मास। अब देखिए ये m1 कुछ अलग दूरी पे है, m2 कुछ अलग दूरी पे, m3 कुछ अलग दूरी पे, m4 कुछ अलग दूरी पे है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं इसको COM कह लेते हैं, COM कह लेते हैं। इसको क्या है? सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास कुछ मान लीजिए यहाँ पे है। अच्छा, तो ये COM क्या है? ये COM क्या है? COM क्या होता है? COM की मास किसके बराबर होता है? COM कोई मतलब एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता है, ये इमेजिनरी पॉइंट होता है। हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, और ऐसा नहीं कि तुक्का मार देते कि नहीं यहीं पे होगा, नहीं, हम कुछ निकालते हैं। कैसे आता है इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सेंटर ऑफ मास क्या है? इमेजिनरी पॉइंट है, ओरिजिनल पॉइंट नहीं होता है। ये एक तरह से इमेजिनरी पॉइंट है कि हम मानते हैं कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि ये M1 M2 M3 M4 सारा यहीं पे है, नहीं, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट होता है जिसपे हम सारे मास को क्या कर देते हैं? कंसंट्रेट कर देते हैं। तो अगर कोई पूछे कि सेंटर ऑफ मास का जो मास होता है कितना होता है, तो आप कहेंगे M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4। M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, ये क्या होता है? मास। यानी इस पॉइंट पे हम सारे मास को क्या किया? कंसंट्रेट करते हैं और इस सारे पॉइंट को हम हटा दिए, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि y एक्सिस से इतनी दूरी पे और x एक्सिस पे कुछ इतनी दूरी पे क्या होगा? ये सेंटर ऑफ मास है। ये क्या है? सेंटर ऑफ मास है।
तो सेंटर ऑफ मास पे क्या होता है, सारे मास को हम क्या कर देते हैं, एक जगह कंसंट्रेट कर देते हैं, सारे मास को, यानी जैसे मैंने दिखाया सारे मास को कंसंट्रेट कर देते हैं। यहाँ समझ में सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो उसी तरह से मैंने बोला है कि जैसे अब ये देखिए, ये कुछ अनइवन क्या है, अनइवन फिगर है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने देखा कि पत्थर को बैलेंस करना है, तो कुछ आपने देखा कुछ लोग ऐसे इस तरह का लगा रहे हैं बैलेंस करने के लिए। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, यहाँ पे है। सेंटर ऑफ मास कहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे है, तभी तो ये चीजें बैलेंस हो रही है। अगर एक लाइन में और इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे है, तभी चीजें क्या हो रही है, बैलेंस हो रही है, एक दूसरे पे क्या है, टिका हुआ है, एक दूसरे पे क्या है, टिका हुआ है, ठीक है। तो क्या है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। सेंटर ऑफ मास क्या है, ऐसा है क्या कि मतलब पूरा बॉडी का मास, मतलब अगर आप यहाँ उठाओगे तो कोई वजन नहीं महसूस होगा, यहीं उठाओगे तभी वजन महसूस होगा, नहीं, वजन तो पूरे बॉडी में यार फैला हुआ है ना। मतलब मास जो है, मास वजन नहीं, मास से बोले, मास पूरे बॉडी में फैला हुआ है, यहाँ पे भी कुछ मास है। अगर इतने पीस को आप तोड़ दोगे तो आप देखोगे कि हाँ, यहाँ पे भी मतलब उसका भी कुछ वजन है, उसका भी वजन है। लेकिन हम सेंटर ऑफ मास में रिप्रेजेंट क्या करते हैं कि अगर सारे मास को हटा के हम किसी एक पॉइंट पे दिखाने की कोशिश करें तो वो पॉइंट कुछ यहाँ होगा, यही होता है सेंटर ऑफ मास। यही क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। आई होप अभी तक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, अभी कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जैसे आप चुंबक के बारे में पढ़े होंगे ना, कि जैसे चुंबक की, तो जैसे मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, मान लीजिए दो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं, इस बार ऑब्जेक्ट है, मतलब यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट, मतलब पूरे ऑब्जेक्ट है। तो क्या इन दोनों का सेंटर ऑफ मास भी हो सकता है ना। तो सेम चीज, अगर मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ मास कुछ हुआ, तो इन दोनों का अगर सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो मान लीजिए कुछ इसके बीच में, कुछ यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, कुछ यहाँ पे आ जाएगा सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे कुछ आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक पॉइंट होता है, ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते, एक पॉइंट होता है। तो कभी भी आपसे पूछे कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो आप बताएंगे सेंटर ऑफ मास क्या होता है, एक पॉइंट होता है जिसपे हम क्या दिखाते हैं कि सारे मास को कंसंट्रेट करके उस जगह पे हम दिखाते हैं, ठीक है। अभी तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, और इसका कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। अभी तक इतना समझ लीजिए। हाँ, तो फैक्टर अफेक्टिंग द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन पे क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है, कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं। तो जैसे कि मास डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट करता है, कि मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। ऐसा होता है कि जहां ज्यादा मास है, सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ खिसकने की कोशिश करता है, आगे देखेंगे हालांकि, लेकिन फिर भी मैं समझाता हूँ कि ये देखिए, मान लीजिए ये M1 है और ये M2 है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि M1 का मास बहुत बड़ा है M2 से, तो आप देखेंगे जो सेंटर ऑफ मास जो होगा ना, M1 के पास होगा, किसके पास होगा, M1 के पास होगा, न कि M2 के पास होगा। मतलब M2 से दूरी सेंटर ऑफ मास की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू M1 से। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या करता है, पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास डिपेंड करता है। अच्छा, मान लीजिए यहीं अगर M2 को मैंने बड़ा बना दिया, M2 को कुछ मैंने बड़ा बना दिया, और अब M2 ग्रेटर देन M1 हो गया, तो अब सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा किसके पास, नियर टू द M2 शिफ्ट हो जाएगा, नियर टू द M2 शिफ्ट हो जाएगा। यानी मास डिस्ट्रीब्यूशन से क्या समझते हैं कि मास डिस्ट्रीब्यूशन से भी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होती है, अफेक्ट होती है। कैसे होती है कि जिसका मास ज्यादा, जिस साइड मास ज्यादा होता है उधर सेंटर ऑफ मास क्या करता है, खिसकने की कोशिश करता है। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टिकल, दूसरा फैक्टर क्या अफेक्ट करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल। अच्छा, मान लीजिए दो पार्टिकल है, दोनों बराबर साइज से, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि बराबर, मतलब कि बराबर मास के हैं, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ, कुछ लगभग बीच में आएगा, लगभग कहाँ आएगा, कुछ बीच में आएगा। अच्छा, आपने क्या किया कि आपने एक और पार्टिकल बढ़ा दिया, कुछ इधर बढ़ा दिया, तो आप देखें कि इस साइड क्या हो गया, मतलब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास था, इस साइड क्या हुआ, इस साइड क्या हुआ, मास क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, इस साइड मास क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ करेगा, कुछ अब इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल पे भी क्या हो गया, शिफ्ट हो गया ना। हालांकि मास डिस्ट्रीब्यूशन, मास इधर आ गया इस कारण, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल कारण भी क्या होता है। अब इससे मान लीजिए कि 3 पार्टिकल है, या मान लीजिए 4 पार्टिकल है, आपने क्या किया कि 2 पार्टिकल को हटा दिया, तो अब देखेंगे सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कुछ शिफ्ट हो गया दूसरी साइड, मतलब कुछ दूसरे साइड शिफ्ट हो गया, ऐसे होता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे भी डिपेंड करता है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर हमने 3 पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, 3-4 पॉइंट्स को हमने रख दिया। अच्छा, चार पॉइंट को हमने रख दिया। अब सेंटर ऑफ मास कुछ मान लीजिए यहाँ पे आ रहा था, अब हमने क्या किया, 4 पार्टिकल थे, सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे आ रहा था, अब हमने क्या कर दिया कि इन दोनों पार्टिकल को हमने हटा दिया। तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास तो इसी लाइन में रहेगी, हाँ लाइन में वही रहेगी, लेकिन इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, क्योंकि अब देखिए इधर के मास को आपने हटा दिया, और मान लीजिए पहले सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ पे था ना, इसको मैंने दिखाया था ना, ये सेंटर ऑफ मास था, तो सेंटर ऑफ मास किधर हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास यहाँ हो सकता है, इसके बीच में हो सकता है, या यहाँ हो सकता है, समझ में आया। तो आपके दिमाग में डाउट कभी नहीं आना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास होता है
वो हमेशा जिधर मास ज्यादा होता है उधर शिफ्ट होता है, उधर ही रहता है, उसके पास होता है, मतलब उधर नहीं रहता, उसके पास रहता है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री पे भी डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए ये सिमेट्रिकल है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा ना, जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा वहीं पे आपका सेंटर ऑफ मास भी होगा। ये यूनिफॉर्म सिमेट्रिक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा उसी पे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। अच्छा मान लीजिए कुछ ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कुछ इसी लाइन में होगा, कुछ इस दूरी पे होगा, कुछ इसी लाइन में होगा, क्या होगा, कुछ इस दूरी पे होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, उसी तरह सर्कल है, सर्कल है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके सेंटर पे होगा। सेंटर पे क्या होगा, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक से भी डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए सिमेट्रिक ना हो, कुछ इस टाइप का फिगर हो, तब सेंटर ऑफ मास कहाँ करेगा, सेंटर ऑफ मास हो सकता है यहाँ करे, या हो सकता है यहाँ करे, या हो सकता है यहाँ करे। अच्छा समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। अच्छा अब यहाँ से एक डाउट पता है क्या पूछ लेते हैं, बहुत सारे इंटरव्यू पूछते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास होता है क्या मतलब बॉडी के भीतर ही होता है, बॉडी के बाहर नहीं हो सकता है? हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। तो कभी भी आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन में पूछे कि अगर कभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछे कि सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाई बिटवीन द बॉडी, तो ये फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि वो बॉडी से बाहर भी हो सकता है सेंटर मास। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो बॉडी पे होगा, वो बॉडी के बाहर भी हो सकता है। जैसे ये पेन है, अब पेन है और मैं यहाँ पे एक और पेन लगा दिया, जैसे कि ये पेन, ये पेन है, दिख नहीं रहा शायद आपको, सॉरी। ठीक है, मैंने ब्लर कर रखा है बैकग्राउंड। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए, समझ लीजिए मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, और मैंने यहाँ पे एक और हाथ जोड़ दिया, तो सेंटर ऑफ मास क्या इस हाथ पे कर रहा है, इस हाथ पे नहीं करेगा, वो कुछ यहाँ इस साइड पे करेगा, करेगा ना। तो सेंटर ऑफ मास क्या है, बॉडी पे, जरूरी नहीं है कि बॉडी के विद इन द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी भी हो सकती है, आउटसाइड द बॉडी हो सकती है। ठीक है, तभी क्वेश्चन आपसे पूछे फैक्टर अफेक्टिंग द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, आप बता देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि कैलकुलेटिंग द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा तो सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि किसका निकालना है, डिस्क्रीट पार्टिकल का। तो डिस्क्रीट पार्टिकल कहते हैं किसे, तो डिस्क्रीट पार्टिकल उसे कहते हैं जैसे कि बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट को जब हम क्या कहते हैं कि जब कलेक्शन लेते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट पार्टिकल। इनको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट पार्टिकल। इनको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट पार्टिकल। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो क्या होता है डिस्क्रीट पार्टिकल, ये कि मतलब बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना, तो जैसे कि अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो तो उसका सेंटर ऑफ मास तो वही होगा ना जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर दो पॉइंट ऑब्जेक्ट होंगे तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा। तो इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे कि डिस्क्रीट पार्टिकल है। क्या है, डिस्क्रीट पार्टिकल है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूँ, फिर निकालते हैं। तो सेंटर ऑफ मास निकालने का जो फार्मूला होता है आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो घबरा जाएंगे। कैसे घबरा जाएंगे, वहां पे कुछ स्मॉल आर लिखा हुआ, स्मॉल आर वेक्टर और कैपिटल आर वेक्टर ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, तो आप वहां से कंफ्यूज जाएंगे कि है क्या। तो बस ऐसे समझ लीजिए कि सेंटर ऑफ मास निकालने का जो तरीका होता है ना, क्या होता है, m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 अपॉन m1 प्लस m2। ये हालांकि ये प्लस कहाँ जाएगा, m1 rn तक, और ये प्लस कहाँ तक जाएगा, mn तक जाएगा। ये होता है सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका, ये फॉर्मूला होता है, क्या बोलते हैं। और इसको सिंपल भाषा में कैसे लिख देते हैं लोग, m इंटू आर अपॉन m नेट। ये क्या होता है, COM का फॉर्मूला ऐसे लिख देते हैं। COM का फॉर्मूला क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं। अब मैं समझाता हूँ कि ये R क्या है। ठीक है, R क्या है, ठीक है, R है आपका, जैसे मान लीजिए कि 7-8 n पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं और कुछ दूरी पे रखे हुए हैं, n पार्टिकल्स हैं कुछ दूरी पे रखे हुए हैं। अच्छा, तो पहला पार्टिकल, इसका मास मान लीजिए m1 है और ये r1 दूरी पे है, r1 दूरी पे, ये डिसाइड नहीं है कि x एक्सिस से कि y एक्सिस से या दोनों एक्सिस से। r1 मैंने जनरल बात की, r1 दूरी पे है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि m1 इंटू r1 प्लस m, और सेम चीज ये है कि इस एक्सिस से ये r2 दूरी पे है, तो m2 इंटू r2 ऐसे करके हम सेंटर ऑफ मास के बारे में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, तो यहाँ पे अब ये समझिए कि जो r है ना, r क्या है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप है। यानी कि सेंटर ऑफ मास x एक्सिस में कितना है, y एक्सिस में कितना है और z एक्सिस से कितना दूरी पे है, कितना नहीं है, मतलब कि x एक्सिस से कितना दूरी पे है,
मतलब एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है, वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है और जेड एक्सिस पे कितना दूरी पे है, तो इसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर वेक्टर से करते हैं, इसको आर वेक्टर से कहते हैं, ठीक है, इसको आर वेक्टर से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं ध्यान से समझिए, ठीक है। अच्छा मान लीजिए, हालांकि अभी हम जेड एक्सिस को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम जो भी निकालेंगे सेंटर ऑफ मास निकालेंगे वो किसके लिए निकालेंगे, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये है मास m1 है और नहीं ये 4 kg है, ये है 6 kg है, और इधर मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, कोऑर्डिनेट 3,5 और इधर कोऑर्डिनेट है 6,3, ठीक है। ये क्या है, दो मास है, अब इनका क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है, अच्छा ठीक है। सेंटर ऑफ मास निकालना है तो सेंटर ऑफ मास का सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स COM निकालेंगे, ये निकालेंगे, ये यानी एक्स एक्सिस से मतलब एक्स एक्सिस पे कितना दूर है सेंटर ऑफ मास, एक्स एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है, तो मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, m1 इंटू r1 प्लस m2 इंटू r2 अपॉन m1 प्लस m2। हालांकि मैं n तक लिखवाया था, लेकिन यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट हैं, दो ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए m1 r1 और m2 r2 और m1 प्लस m2 मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अच्छा अब ये m1 r1 मैंने लिखा, तो m1 कितना है, m1 है 4 kg, एक्स COM निकालना है, एक्स COM निकालना है, m1 कितना है 4 kg, अच्छा r1 कितना है 3, r1 3 है ना, क्योंकि एक्स COM निकालना है तो एक्स एक्सिस के मतलब एक्स एक्सिस पे कितना दूरी पे है, मतलब वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, 3 पे है ना, इसलिए 3 लिखा हमने, क्योंकि एक्स एक्सिस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक्स COM निकालना है तो m1 इंटू x1 वाले से करेंगे, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। प्लस m2 इंटू r2, m2 क्या है, m2 6 kg है और r2 की वैल्यू कितनी है, r2 की वैल्यू है 6, यानी कि इस एक्स एक्सिस पे कितनी दूर पे है, 6 पे है, और अपॉन टोटल मास कितना है 10, तो यहाँ से क्या आ गया 12 प्लस 36 अपॉन 10, तो यहाँ से क्या आ गया 4.8, जो भी है सेंटीमीटर में हो या मीटर में होगा, जिसमें होगा आप ये समझिए 4.8 मीटर, यानी कि एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है, अगर यहाँ पे मान लीजिए कुछ ये कुछ यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे 4.8 मीटर है, तो यानी एक्स एक्सिस से आप देखेंगे तो लगभग इसी लाइन में कहीं होगा वो, इसी लाइन में मतलब इस 4.8 वाली लाइन में कहीं होगा, ये 4.8 वाली लाइन में कहीं होगा वो। अभी कंफर्म आपको पता नहीं है कि कहाँ है, लेकिन आप ऐसे कह सकते हैं कि ये 4.8 वाली लाइन में होगा। मैं इसको थोड़ा मिटा के और सही से कर देता हूँ, ठीक है। ये कुछ आप ऐसे कह सकते हैं कि इसी 4.8 वाली लाइन में कुछ ऐसे 4.8 वाली लाइन में ही कहीं होगा, ठीक है। अच्छा ये तो हमने निकाला एक्स COM। जब इस फार्मूले को मैं मिटा देता हूँ, मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। अब हमें निकालना है वाई COM। वाई COM मतलब वाई एक्सिस पे कितनी दूरी पे है, तो वाई COM के लिए क्या करेंगे, मास तो वही रहेगा, लेकिन अब क्या होगा, एक्स जहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई कर रहे थे वहां पे वाई कोऑर्डिनेट वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से क्या हो गया 4 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 3,5 यानी 5 है, 4 इंटू 5 प्लस 6, अब वाई कोऑर्डिनेट वाला कितना है 3 अपॉन 10, 10 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4 kg प्लस 6 kg कितना है 10 है, तो यहाँ से क्या आ गया 18 प्लस 20 38, और यहाँ पे क्या हो गया 10, यानी कितना हो गया 3.8, कितना हो गया 3.8, तो यानी कि यहाँ से कुछ देखा जाए कुछ यहाँ पे, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, इसको COM आप लिख देंगे और COM का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4.8 कॉमा यानी 3.8, 4.8 3.8। अगर वही बोल रहे हैं कि अब सेंटर ऑफ मास कहाँ हो जाएगा, वाई एक्सिस से, वाई मतलब कि वाई एक्सिस वाले पे 3.8 है और एक्स एक्सिस वाले पे कितने हैं 4.8 है, ऐसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। किस चीज का, डिस्क्रीट वाले का, किस चीज का, डिस्क्रीट का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और निकालने की कोशिश करते हैं। तो मैंने बेसिक बात की, अब मान लीजिए एक्सिस सेम है, हालांकि मैं एक्सिस बना दे रहा हूँ ताकि समझ में आए, लेकिन कभी कभी एक्सिस नहीं बना होता है, बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट दे देंगे, तो मैं इसे लिखता हूँ कि ये मान लीजिए 4 kg और उसका कोऑर्डिनेट क्या है 4,6, अच्छा ये मान लीजिए ये 6 kg है और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 8,5, 8,5 ने 8,4 है, ठीक है। अच्छा एक और पॉइंट मास ऑब्जेक्ट है, ये है कहाँ, ये क्या है, ये मान लीजिए हाँ ये भी 6 kg है और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 4,4, सॉरी -4,4 है, -4,4,
-4, ठीक है। अब इसका निकालना है COM निकालना है। तो सेम चीज COM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अब जैसे COM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले XCOM निकालते हैं, XCOM निकालते हैं। एनसीईआरटी में भले आपको दिया रहा है कि R1 मतलब ऐसे लिखा है M1 R1 प्लस M2 R2, R1 मतलब वही है XI के प्लस YJ के प्लस Z के कैप। तो जैसे अभी पिछली बार आप क्या निकाले 4.8 3.8 निकाले थे ना, तो आप R को क्या लिख सकते हैं, R को आप यही लिखेंगे, R को आप यही लिखेंगे 4.8 I कैप प्लस 3.8 J कैप। ये क्या आपका COM हो जाएगा, ये क्या आपका सेंटर ऑफ मास है। तो इससे क्या पता चल गया कि एक्स एक्सिस पे कितनी दूरी पे है 4.8 पे है, और वाई एक्सिस पे कितनी दूरी पे है 3.8 पे है। तो यही आर है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, एक्स COM का अलग निकाल ले, वाई COM का अलग निकाल ले, और दोनों को साथ में आप लिख सकते हैं। तो कभी कभी ऑप्शन में ऐसे भी डाल देगा 4.8 3.8, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलिए देखिए, हम सबसे पहले क्या निकालना है, एक्स COM निकालना है। अच्छा, तो अब दिमाग में डाउट आता होगा कि यहाँ पे +4 से मल्टीप्लाई करेंगे कि -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा देखिए, सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास एक तरह से क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी तो है नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि ऐसा समझिए कि मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो -4 से मल्टीप्लाई होगा, इसके मैग्नीट्यूड से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी उसके साइन को भी हम कंसीडर करते हैं। तो एक्स तो COM आपको निकालना है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसको M1 मान लीजिए, इसको M2 मान लीजिए, और इसको M3 मान लीजिए। अच्छा, इसको M1 M2 M3 मान लिए, तो अब जैसे मान लीजिए कि अब ये देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 × 4 4 × 4 ये वाला ना, 4 × 4, ठीक है। अच्छा, इसी तरह 6 × 8 वाले का +6 × 8। अच्छा, अब +6 × -4 क्यों, क्योंकि यहाँ पे -4 था, अपॉन में टोटल मास से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि मास के आगे माइनस लगाना, मास माइनस में नहीं होगा, मास के आगे माइनस नहीं लगाना है, मास में क्या करेगा, सब जुड़ेगा। तो क्या होगा, 6 + 4 + 6, तो टोटल कितना हो गया 16। और ये देखिए ऊपर जुड़ेंगे 16 + 48, और ये माइनस, क्योंकि इसको करेंगे तो -24। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, एक मिनट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -24, यहाँ से आप जोड़ेंगे तो 24 + 16 क्या हो जाएगा 40 अपॉन 16, 4 × 16, 4 दाम है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, 2.5। तो 2.5 कहाँ से, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो यानी कहाँ होगा, लगभग कुछ यहाँ पे, यानी इसको आप कह देंगे 2.5, तो लगभग कुछ इस लाइन में, इस लाइन में ऊपर की तरफ कहीं होगा सेंटर ऑफ मास। आपको पता नहीं है अभी कहाँ होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ इसी लाइन में होगा, ठीक है। अच्छा, ये हमने क्या निकाला, XCOM निकाला, ठीक है। थोड़ा अब हम निकालते हैं क्या, YCOM निकालते हैं, YCOM निकालते हैं, ठीक है। YCOM मतलब कि Y एक्सिस वाला, ठीक है। अच्छा, अब सेम फार्मूला लगाएंगे। अब जैसे मास का पहले मल्टीप्लाई किया था एक्स कोऑर्डिनेट से, अब मास का मल्टीप्लाई किसे करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट से। तो 4 × 6 प्लस 6 × 4 प्लस 6 × 4, इस बार -4 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव है, अपॉन सॉरी कुछ, ठीक है, अपॉन 16। यहाँ से क्या हुआ 24 24 48, मतलब 24 24 क्या 72 अपन 16, ठीक है, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 16, 8 9 72, यहाँ से क्या गया 4.5 आ गया, क्या हो गया 4.5 हो गया। तो यहाँ कुछ आप देखेंगे 4.5 कुछ मान लीजिए यहाँ पे है, कुछ समझिए कहीं यहीं पे है, तो आप कहेंगे कि ये 4.5, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 2.5, 4.5 हो गया, 2.5, 4.5। हालांकि मैं इस कोऑर्डिनेट में सही से नहीं दिखाया हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 2.5, 4.5 क्या होगा, आपका COM होगा। और COM पे मास कितना होगा 16 kg होगा। यानी कि अगर हम तीनों मास ऑब्जेक्ट को अगर हम एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करते हैं, तो उस पॉइंट का मास किसके बराबर होगा, तीनों के मास के बराबर होगा, और उसकी दूरी किसके बराबर होगी कोऑर्डिनेट एक्सिस से, मतलब 2.5 और 4.5 की दूरी पे होगी। अच्छा, इसको सिंपल आर के टर्म में लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, 2.5 आई कैप
प्लस 4.5 जे कैप। आई होप आपको अब डाउट नहीं आ रहा होगा कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, आई कैप, जे कैप, ये क्या क्या लिखा है, आपको डाउट नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो मैं क्या कर दे रहा था कि आपका मैं मतलब ऐसे फिगर बना के दे रहा था, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या आता है कि मास दे दिया, बोला कि 2 kg और सिर्फ कोऑर्डिनेट लिखता जाएगा 2 2, 3 kg, 3 3, 4 kg, 4 kg क्या है 4 4। मान लीजिए सिर्फ 3 मास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 4 4 पे। अब बोला कि इनका COM निकालिए, COM निकालिए, तो सेम चीज जो फार्मूले में मैंने बताया है वही आप क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, अपन में होल का मास, तो उससे क्या आ गया XCOM आ जाएगा। ठीक है, मतलब XCOM के लिए x कोऑर्डिनेट वाले से मल्टीप्लाई किया, YCOM से y कोऑर्डिनेट। इसका आप क्या है, ये आपका होमवर्क है, इसको आप, ये आपका होमवर्क है, आप इसको करेंगे ट्राई, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, ये किसके लिए मैं बता रहा हूँ, डिस्क्रीट के लिए बता रहा हूँ, ये डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट के लिए, मतलब मैं अभी सिर्फ सारे ऑब्जेक्ट को मैं एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ही ट्रीट कर रहा हूँ, सारे ऑब्जेक्ट्स को मैं क्या कर रहा हूँ, एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रीट कर रहा हूँ। ठीक है, और सारे पॉइंट्स ऑब्जेक्ट्स को अगर हम कलेक्शन में लेंगे तो उसको क्या कहते हैं, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। तो अभी हम डिस्क्रीट का निकालेंगे, हम अभी यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म सरफेसेस के लिए अभी हम नहीं निकाल रहे हैं, हम अभी किसके लिए निकाल रहे हैं, डिस्क्रीट के लिए ही निकाल रहे हैं। ठीक है, ये तो फॉर्मूले के साथ हो गया, मतलब कि ये मतलब आपने फॉर्मूले का यूज करके आपने क्या कर दिया, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल दिया। लेकिन कभी कभी लोग कॉमन सेंस लगा के भी सेंटर ऑफ मास निकाल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि वही है, मान लीजिए ये 4 kg है, ये 1 kg है, तो जैसे मान लीजिए कि अब आपसे बोले कि सेंटर ऑफ मास किसके पास होगा, तो मैंने एक चीज बताई थी कि जो मास, जिधर मास ज्यादा होता है सेंटर ऑफ मास उसके पास होगा, तो आप कहेंगे कुछ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कुछ इसके पास होगा, मतलब कुछ 4 kg वाले के ज्यादा पास होगा और 1 kg वाले से क्या होगा, थोड़ा दूर होगा। तो जिधर मास ज्यादा तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, उधर सेंटर ऑफ मास क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। अब हालांकि जो लोग, जैसे आप वो खेले होंगे ना कि जो पत्थर को एक के ऊपर एक रखते हैं, फिर बॉल से मारते हैं, फिर भागते हैं, पता नहीं आपके इलाके में क्या कहते हैं, तो लेकिन उसमें भी देखेंगे तो आप जो सजाने का तरीका होता है, क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं एक तरह से ना, या स्टोन को करते हैं, तो क्या मतलब ये फॉर्मूला लगाते हैं, नहीं, आप अपने कॉमन सेंस से इन सारी चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं ना, कि अच्छा इधर ज्यादा भारी है, सेंटर ऑफ मास इधर होगा, तो हम कोशिश करते हैं अगर इसे रख देंगे तो मतलब ये टिक सकता है, मतलब सेंटर ऑफ मास को अगर हम दूसरे सेंटर ऑफ मास के ऊपर अलाइन कर दें तो मतलब ये टिक सकता है। ये सारी चीजें हम करते हैं। तो आज तक हम यहीं तक कवर करेंगे। आगे हम कवर करेंगे कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स के लिए कैसे सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए, हालांकि ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए। ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ आज के इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।